सबसे पहले दिखाता हूं आपको तस्वीरें जहां चौमू में पत्थरबाजों का इलाज बुलडोजर से किया गया। जहां से बरसा पत्थर वहां चला बुलडोजर। चौमू के पत्थरबाज का योगी मॉडल से इलाज। हमारी मांग ये है कि ये अवैध रूप से जो पत्थर डाले हुए हैं उन पत्थरों को हटाया जाए, ये रास्ता खोला जाए। एक ही मांग करते हैं कि ये जो अतिक्रमण कर रखा है उसको तुरंत रूप से हटाया जाए। ये जो अवैध ढांचा है चौमू बस स्टैंड पे, ये हटना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे जो ये ढांचा बनाया गया है। चौमू ने जो मांगा वो मिला। बाबा का बुलडोजर उपद्रवियों के मोहल्ले में पहुंचा और जिस घर के सामने से पत्थर चले उनके अवैध निर्माणों को पीले पंजे ने उखाड़ फेंका। 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए थे। 3 दिन में जवाब मांगा गया था। नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हुई और अब नगर परिषद की टीम पुलिस टीम के साथ में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत पठान कॉलोनी में पहुंच चुकी है। यहाँ के देखें तो अधिकांश जो घर है वहाँ पे इस समय ताले लगे हुए हैं। पत्थरबाजों के इलाके का नाम है पठान कॉलोनी। यहीं से एक हफ्ते पहले भाईजान पत्थर बरसा रहे थे, लेकिन आज हाथ बंधे थे, बुलडोजर के हाथ चल रहे थे। इमाम चौक पर 20 से ज्यादा दुकानों के बाहर बनी सीढ़ियां और रैंप को ध्वस्त किया गया। 25 सितंबर की रात को पत्थर बरसाने वाले ज्यादातर उपद्रवियों को भजन सेना पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। आज बारी थी उनके फेंके पत्थरों का हिसाब करने की। जो काले रंग का आप जो गेट देख रहे हैं ये प्रिंस पठान का घर है। पूरी तरीके से जो बुलडोजर एक्शन दिखा, शायद प्रिंस पठान ने 1 पत्थर 2 पत्थर बरसाए होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे एक एक करके ये देखिए ये 1 पत्थर, इसकी बात करें ये 2 पत्थर, यानी कि पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया है। यानी कि घर जाने तक का जो रास्ता है वो अब प्रिंस पठान का नहीं है। बुलडोजर एक्शन से हाहाकार था, क्योंकि जब नींद खुली तो सामने बुलडोजर था और आसपास थी भजन सेना। भाईजान की हफ्ते भर पहले की करतूतों को देखते हुए चौमू को पुलिस ने पूरी तरह छावनी में तब्दील किया और पठान कॉलोनी का पूरा कंट्रोल हाथ में लिया। मस्जिद के सामने पड़े जिन पत्थरों को हटाने पर विवाद हुआ वो पीले पंजे के वार से चकनाचूर होने लगे और इन पत्थरों के हटने से कट्टरपंथियों की साजिशों की परतें उखड़ने लगी। चौमू के पठान कॉलोनी में कैसे कट्टरपंथी ताकतें अराजकता फैलाने की तैयारी कर चुकी हैं उसकी तस्दीक आज इन तस्वीरों ने की। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान यहाँ कई हथियार बरामद हुए। यहाँ कुएं की खुदाई के दौरान एक एयरगन मिली, तो वहीं जमीन के नीचे से पिस्तौल नुमा हथियार और फरसा बरामद हुआ। जयपुर पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि आखिर इन हथियारों को छिपाकर किसने और क्यों रखा। जो ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, तो पी वाले कुएं के पास में जो पत्थर थे, जब ये मलबा हटाया जा रहा था तो उसमें एक पिस्टल नुमा हथियार सा मिला था वहाँ पे। जब उसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया तो वो ये एयरगन के रूप में थी और वो लगभग चालू हालत में नहीं थी। वो पुरानी थी, किसकी है क्या है उसके बारे में हम जानकारी। वहीं पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने 110 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 2 दर्जन आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरा हंगामा शुरू हुआ जिस वक्त कलंदरी मस्जिद के पास लंबे समय से पड़े पत्थरों और लोहे की रेलिंग को हटाने का आदेश दिया गया। 25 दिसंबर की रात को मस्जिद समिति और नगर निगम के बीच बातचीत हुई, जिसमें पत्थर हटाने पर सहमति बनी। लेकिन 26 दिसंबर की सुबह पुलिस ने जब बुलडोजर से रेलिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। अफवाह उड़ाई गई कि पुलिस पत्थर हटाने के बहाने मस्जिद तोड़ने पहुंची है, जिसके बाद काफी संख्या में भाईजान मौके पर जमा हुए। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मगर अब एक पत्थरबाज का योगी मॉडल से इलाज हो रहा है। उपद्रवियों की धरपकड़ हो रही है, उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। जयपुर की चौमू से आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी। उधर राजस्थान में योगी स्टाइल में इलाज तो आपने देखा, मगर अब इसी मॉडल का इस्तेमाल अलीगढ़ में कैसे हो रहा है? क्योंकि अलीगढ़ में भी कुछ लोग पत्थर बरसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे, लेकिन वो ये भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश है। योगी राज में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाती। यूपी के अलीगढ़ से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र की याद आएगी। यहाँ भाईजान आपस में पत्थरबाजी प्रतियोगिता करने लगे, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। दोनों पक्षों में मामूली विवाद इतना बढ़ा कि छतों से पत्थर बरसे और जो भी पत्थरों के रेंज में आया
वो लहूलुहान हो गया। बताया जाता है कि भाईजान के दो पक्षों में बच्चों को लेकर विवाद हुआ, फिर उसमें बड़े भी कूदे, फिर दोनों पक्षों ने पहले छतों से पत्थर बरसाए, फिर घरों में घुसकर लाठियों से हमला किया। पत्थरबाजी का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों घरों की छतों पर भारी संख्या में लोग थे जो एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे। पत्थरबाजी हो ही रही थी कि एक गुट के लोग लाठी डंडों के साथ दूसरे के घर में घुस गए, जमकर तोड़फोड़ की और फरार हो गए। बच्चों के खेलने के दौरान झड़प होने से दो पक्षों में मारपीट एवं गाली गलौज हो रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। घटना की जानकारी मिली तो योगी फोर्स मौके पर पहुंची, पहले मामला शांत कराया, फिर कवायद शुरू हुई पत्थरबाजों का हिसाब करने। 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और मुमकिन है कि जिन घरों से पत्थर बरसाए गए उन्हें आने वाले वक्त में बुलडोज किया जाए, क्योंकि पत्थरबाजों का इलाज योगी फोर्स किस तरीके से करती है ये बात पूरे देश को पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपराधियों के खिलाफ, अराजक तत्वों के खिलाफ योगी का बुलडोजर मॉडल कैसे पूरे देश में हिट है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। यूपी में बुलडोजर के नाम से अपराधी हों चाहे भूमाफिया, उनके पसीने छूट जाते हैं। इसका ताजा सबूत संभल से आया, जिसे देखकर आपको यकीन होगा कि बुलडोजर के जिक्र भर से यूपी के भाईजान खुद हथौड़ा उठाते हैं और अवैध निर्माण की नींव गिराते हैं। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। कि हम इसके बदले जमीन लेना चाह रहे हैं जितने बीसे में ये खड़ी है। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, जहां कुछ भी अवैध हो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाती है। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। प्रशासन का यह है कि अपने हाथ से ढालेंगे। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कितना भी छोटा या बड़ा हो उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बदले की जमीन देना चाह रहे हैं, अब सरकार लेना रहे। योगी के उत्तर प्रदेश में नया पुराना कुछ नहीं होता है तो सिर्फ बुलडोजर वाला हिसाब। आप देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है गर्मी शांत कर देता है। सरकार ने नोटिस दे दिया तो तोड़ रहे अपनी मर्जी। ये शब्द अपनी जुबान से निकालते हुए संभल के भाईजान का सीना छलनी हो रहा है। सरकारी जमीन पर बने मस्जिद की ईंट उखाड़ने में इनका कलेजा फट रहा है। अपने पुरखों की गलती के वजूद को बरकरार रखने के लिए भाईजान जमीन के बदले जमीन देने का सौदा तय करने में जुटे हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से पता है कि संभल में सरकारी जमीन पर बनी इस मदीना मस्जिद का आज आखिरी दिन है और कल तक अगर जमीन खाली नहीं हुई तो योगी राज में पीले पंजे का इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 30 साल पुरानी ये मस्जिद है और यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर मस्जिद ये बनाई गई थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा था, जिसकी जांच कराई गई। सितंबर महीने के अंदर इस मस्जिद को चिन्हित किया गया था और मस्जिद कमेटी को आदेश दिया गया था कि आप 3 महीने के अंदर इस मस्जिद को हटा लें। हालांकि कोर्ट में कार्रवाई चली और कार्रवाई पूरी होने के बाद कल का दिन तय किया गया है जब इस मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। योगी प्रशासन के पीले पंजे के टारगेट पर आई संभल की ये मदीना मस्जिद सलेमपुर सालार और हाजीपुर गांव की ग्राम सभा की जमीन पर बनी हुई है और इस मदीना मस्जिद को 30 साल पहले गांव के मुसलमानों ने बगैर किसी इजाजत के खड़ा कर दिया था। सितंबर 2025 में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने मदीना मस्जिद को चिन्हित किया था, जिसमें खुलासा हुआ कि संभल के भाईजान ने 15 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद का निर्माण किया। खुलासा होने के बाद अवैध मस्जिद को तोड़ने का नोटिस मिला तो गांव के मुसलमान अपना खेत कुर्बान करके मस्जिद को बचाने की तैयारी करने लगे, लेकिन प्रशासन के अल्टीमेटम को देखते हुए नोटिस के आखिरी जुमे रोज गांव के लोग खुद ही मस्जिद की ईंटें गिरा रहे हैं। मस्जिद जो है अब से 30 साल पहले जो है ग्राम समाज की जमीन पे बना दी गई थी, सब आपसी गांव वालों की सहमति से। अब जो है प्रशासन की तरफ से नोटिस आया है कि ये मस्जिद खाली कर दी जाए, जिससे डीएम और जो है तहसीलदार के हम संज्ञान में हैं, संपर्क में हैं, उनसे ये इजाज़त ले रहे हैं कि हम जो है इसके बदले की बराबर में, इसी के बराबर में जो है एक खेत है उसमें ज़मीन देने के लिए राज़ी हैं, या फिर तहसीलदार साहब महोदय ये इजाज़त दे दें कि हम अपनी सहमति से खुद इसे ध्वस्त कर लें। यानी नए साल का पहला जुमा संभल के मदीना मस्जिद का आखिरी जुमा बन गया और अगर आज सरकारी ज़मीन पूरी तरह से खाली नहीं हुई
तो संभल में साल का पहला शनिवार बुलडोजर एक्शन के नाम होगा। संभल से राजूराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में अपराधी हो या भूमाफिया हो, योगी की नजर से कोई बच नहीं सकता। सीएम योगी के आदेश पर लखनऊ में सालों से पूर्व सैनिक के घर पर कब्जा कर बैठे भूमाफिया जेल पहुंचे और 24 घंटे के अंदर उनके असली हकदार को उसका घर मिला। तो दूसरी तरफ फिरोजाबाद में डुगडुगी बजाकर गैंगस्टर की 70 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। रिपोर्ट दिखाता हूं। से योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे। गॉड ब्लेस हिम, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी अंकल। योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी के सीएम नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम है, जो जरूरतमंदों को इंसाफ और उनका हक दिलाते हैं। कब्जा गैंग को उनकी असली जगह हवालात में पहुंचा देते हैं। किसी सार्वजनिक संपत्ति की किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है। योगी के इंसाफ की ताजा तस्वीरें लखनऊ से आई हैं, जहां सेना के पूर्व अधिकारी के घर पर माफिया ने कब्जा कर लिया था और उनकी बेटी बेघर हो गई। मगर जैसे ही इस बेटी ने सीएम योगी से गुहार लगाई, 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हुई, भूमाफिया को गिरफ्तार किया गया और इस बेटी को अपना घर वापस मिल गया। ये बेटी सालों बाद जब अपने घर के अंदर पहुंची तो उसके आंसू छलक पड़े। अपने घर की दीवारों को चूमा, घर के बाहर नारियल फोड़ा, दीप जलाकर गृह प्रवेश किया और सीएम योगी को दिल से शुक्रिया कहा। हम लोग के चीफ मिनिस्टर योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे। गॉड ब्लेस हिम, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल। ये घर लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में है, जिस पर भूमाफिया बलवंत यादव और मनोज यादव ने फर्जी कागजात बनाकर कब्जा कर लिया। दरअसल अंजना के पिता का 1994 में निधन हो गया था। उसके बाद अंजना के भाई और बहन की भी मौत हो गई। पिता भाई बहन की मौत से अंजना टूट गई और मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गई। 2016 से रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज करा रही है, लेकिन इस दौरान भूमाफिया ने घर पर कब्जा कर लिया। 2 दिन पहले यानी 31 दिसंबर को अंजना ने सीएम योगी से गुहार लगाई, जिसके 24 घंटे बाद उसे अपना घर वापस मिल गया। 3000 स्क्वायर फीट के इस मकान को दबंगों ने कब्जा कर लिया था। बाकायदा यहाँ पर अपना नेम प्लेट भी लगा दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद इस मकान को खाली करा लिया गया है। आपको बता दें तो ये मकान मेजर बिपिन चंद भट्ट का था, जिनकी करीब 30 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। एक तरफ सीएम योगी ने माफिया के कब्जे से छुड़ाकर अंजना को उनका घर वापस दिलाया, तो दूसरी तरफ फिरोजाबाद में योगी फोर्स ने गैंगस्टर शकील की करीब 70 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क की जाती सरकारी संपत्ति होगी। यूपी में गैंगस्टर के खिलाफ जारी एक्शन के तहत ये कार्रवाई की गई। गैंगस्टर शकील पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है, जिसमें हत्या और गांजा तस्करी के मामले शामिल हैं। मगर जैसे ही योगी फोर्स ने शकील के कारनामों की फाइल खोली, उसकी अवैध संपत्ति पर शिकंजा कस गया। उनकी कुल संपत्ति 69,66,228 रुपए की संपत्ति है, जिसको कुर्क किया जाता है। मतलब साफ है, योगी राज में न गैंगस्टर सर उठा सकता है और न ही भूमाफिया। जिसने भी खौफ का साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की, वो मिट्टी में मिला दिया जाता है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में जिसने भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस किया, अंजाम बहुत बुरा हुआ और आगे भी होगा। और ये वार्निंग खुद सीएम योगी दे चुके हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व और उपद्रवी सीएम योगी की चेतावनी को भूल जाते हैं। उसके 2 उदाहरण हैं। वाराणसी में जहां एक पार्षद के बेटे ने सत्ता की हनक में दरोगों को थप्पड़ जड़ा, मुजफ्फरनगर में जहां एक शख्स ने तमंचा लहराया। वीडियो सामने आई तो कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को, रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। दारोगा को थप्पड़, गली में तमंचा और हवालात में भी।
ये 3 तस्वीरें यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देती हुई। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों और उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि अंजाम क्या होने वाला है। पहली तस्वीर नगर पार्षद के बेटे की, जिसने दारोगा को सिर्फ इसलिए थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उसकी बाइक को रोका गया। घटना से गुस्साए लोगों ने पार्षद के बेटे की पिटाई की और फिलहाल इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जो हिमांशु श्रीवास्तव है, पुत्र विजय श्रीवास्तव, इनके द्वारा संबंधित दारोगा के साथ मिसबिहेव किया गया और उनके साथ ये घटना कायद की गई, जिसमें जो स्थानीय लोग थे वो भी काफी आक्रोशित हो गए और हिमांशु को जो है उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। अब जरा दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की देखिए, जिसमें एक शख्स गलियों में तमंचा लहराता दिख रहा है। वीडियो सामने आया तो इस युवक की तलाश शुरू की गई और अब बहुत जल्द इस युवक की डेंटिंग पेंटिंग तय। तो मुजफ्फरनगर में रील के चक्कर में आरोपी युवकों ने कानून की धज्जियां उड़ाई, जिनका खामियाजा भुगतना पड़ा। तस्वीरें देखिए, पहले बदमाशों ने रील बनाकर टेंशन दिखाई, मगर योगी फोर्स के इलाज के बाद आरोपी अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं बचे। पुलिस वालों का सहारा लेना पड़ा और रीलबाज हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे हैं। यूपी में नए साल पे भी सनातन के खिलाफ कट्टरपंथी गैंग एक्टिव है। बिजनौर में बीती रात सनातन विरोधियों ने मंदिर में घुसकर मूर्तियां खंडित की। और ये पहली बार नहीं जब उत्तर प्रदेश में भगवान की मूर्तियां तोड़ी गई हों, लेकिन अब कट्टरपंथियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन शुरू हो चुका है। यूपी में जो भी माहौल खराब करेगा, डेंटिंग पेंटिंग उसकी तय। सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग्दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिनका हर कदम सनातन की रक्षा के लिए उठता है, लेकिन उनके ही प्रदेश यूपी में सनातन विरोधी गैंग एक्टिव है, जो हर रोज सनातन के खिलाफ साजिशें रच रहा है, मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहा है, मूर्तियों को शत विक्षत कर रहा है। मगर ऐसे कट्टरपंथियों को योगी का ये मैसेज जरूर सुनना चाहिए। सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। योगी के क्लियर कट मैसेज के बाद भी यूपी में सनातन विरोधियों कट्टरपंथियों ने इसे चैलेंज करने की हिमाकत की। कट्टरपंथियों के निशाने पर इस बार बिजनौर है, जहां पर रात के अंधेरे में सनातन विरोधियों ने सैकड़ों साल पुराने मंदिर में शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा खंडित की। इसका पता तब चला जब लोग सुबह मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे। कट्टरपंथियों की इस हरकत से ग्रामीणों में गुस्सा है। बाबा इमली वाले के देव स्थल पर एक शिवलिंग और नंदी रखे हुए थे, पूजा अर्चना लोग उनकी करते थे, उनको खंडित कर दिया गया है। परंतु इसमें जो है कोई भी कहना चाहिए कि सांप्रदायिक ताकतों को ने दमलेती पर नहीं लेने दिया। वहाँ पर प्रशासन सेक्रेटरी हो गया और जहाँ की जनता सेक्रेटरी होगी, सुबह को जो औरतें वहाँ पर पूजा पाठ के लिए जाती थी, उन्होंने लगभग 5 बजे वहाँ पर देखा तो वहाँ पर खंडित पड़े मिले नंदी बाबा और शिवलिंग। उसमें गांव में थोड़ा तनाव भी हुआ। मगर अब योगी फोर्स उन कट्टरपंथियों की तलाश में है जो मूर्ति खंडित कर सनातन पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब यूपी में सनातन विरोधियों ने मंदिरों में तोड़फोड़ कर हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई हो। इसके पहले 15 नवंबर को सीतापुर में ऐसा हुआ। 17 दिसंबर को एटा में 2 जगहों पर भगवान की प्रतिमाएं खंडित की गई और अब बिजनौर में कट्टरपंथियों ने सनातन की पहचान मिटाने की कोशिश की। यूपी में जिस तरह से मंदिर पर हमला किया जा रहा है वो सिर्फ संयोग नहीं, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है। यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश है, मगर इन सनातन विरोधी कट्टरपंथियों के लिए ऑपरेशन टॉर्च शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज मुंबई से एक और हैरान करने वाली खबर सामने। खबर थी सलौं में देश विरोधी गाना बजाने को लेकर। ये खबर जैसी सामने आई उसके बाद अब्दुल नाम के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन इसी के बाकी नेक्सस के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब्दुल के डबल मुसीबत है। पहला, मुंबई में अपराध अगर किया है तो वहां बुलडोजर एक्शन हो सकता है। साथ ही वो रहने वाला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का है,
तो यूपी में भी एक्शन तय। जो है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। मुंबई में देश विरोधी तराना, अब्दुल का गद्दारी वाला फसाना। कैसे हमारे मोबाइल में तो नहीं बचता। बेवफाऊ चलाएंगे बुलडोजर, योगी राज में होगा एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला अब्दुल रहमान मुंबई से सटे नया गांव इलाके की एक सलौ में देश विरोधी गाना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान यही बजाते हुए लोगों की हजामत बना रहा था, लेकिन ये गुस्ताखी कैद हुई मोबाइल में। हंगामा मचा। अब्दुल पर पहले भी ऐसे ही आरोप लग चुके हैं। वीडियो आप देख रहे थे, इसकी बिल्कुल दुकान की साइड से उसको बनाया गया था और वो कोई रैंडम दिन में आकर नहीं बनाया गया था। रोज जो आसपास के लोग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, रोज ये गाना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रोज तेज आवाज में यहाँ पर बजाया जा रहा था, सुनाया जा रहा था। ये शिकायत मिल रही थी कि लोग ना इस तरह से गाना बजा रहे हैं, ठीक है। और फिर जब हम लोग हर रोज बजा रहे थे, तो हम जब आके देखे, जब व्हाट्सएप हमने मोबाइल लिया ना, तो एक का पूरा उसे डिलीट कर दिया बैठे बैठे हमारे सामने ही, और हमने ध्यान नहीं दिया। इस साजिश का खुलासा हुआ तो हिंदू संगठन के लोग वहां जा पहुंचे। अब्दुल के पाकिस्तान प्रेम की धज्जियां उड़ाई। पकड़े जाने पर आरोपी ने सफाई दी कि गलती से गाना बजा, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने जब YouTube की पूरी प्लेलिस्ट और एल्गोरिदम की जांच की तो अब्दुल गैंग की बोलती बंद हो गई। लेकिन अब इस गुस्ताखी के बाद अब्दुल की मुसीबत दोहरी हो चुकी है। एक तरफ मुंबई में बुलडोजर एक्शन होना है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मुंबई पहुंचे अब्दुल का योगी क्या हर्ष करेंगे, ये समझना भी मुश्किल नहीं। मुंबई में देशद्रोही की दुकान जाने की संभावना है, लेकिन यूपी में कहीं ये लंगड़ा ना हो जाए। इनको लगता होगा कि इनका पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा इनको बचाएगा, तो फिर इनको फिर देवा भाऊ के बुलडोजर के दर्शन देने ही पड़ेंगे। इस जिहादी मानसिकता को हमें मिट्टी में मिलाना है। मुंबई में कैसे देश विरोधी गाने की गूंज के बाद इलाके में तनाव बना। हालात बिगड़ते देखकर स्थानीय नागरिकों ने अब्दुल को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। बीएनएस की धारा 197(1)(d) के तहत FIR दर्ज हुई। अब्दुल गिरफ्तार हुआ। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश ये कि और कितने अब्दुल हैं मुंबई में जो देश विरोधी मानसिकता रखते हैं। भारत छोड़ो। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों का इलाज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के भेजे बुर्गों को कब्र में दफन करने की तैयारी है। घाटी में फिदाइन अटैक की आशंका को देखते हुए सेना और सुरक्षा बल क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में वो सब कुछ आप देखें। इस वक्त एक मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर की जा रही है और इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो एक मॉक ड्रिल है वो जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके साथ साथ NSG और जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष SOG दस्ता है उसके जवानों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। NSG के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। लोगों को जो रेस्क्यू है वो करने के लिए इस वक्त लगातार तस्वीर में आप देख रहे हैं जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, वो सिचुएशन इस तरह की है कि यहाँ पर सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में होस्टेज कुछ लोगों को बनाया गया है, जिसके बाद ये NSG के जवान जो हैं वो लगातार आगे जाएंगे और उन लोगों को रेस्क्यू जो है वो करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक धमाका जो हुआ है और उस धमाके के बाद यहाँ पर लगातार जो NSG के जवान हैं वो आगे इस वक्त बढ़ेंगे। तो तैयारियों की झलक आपने देखी, लेकिन उधर पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के जुल्मों की इंतहा हो चुकी है। लेकिन अब पासा पलट रहा है, क्योंकि मुनीर को खत्म करने के लिए बलोच आर्मी तैयार है। और नए साल के मौके पर बलोच नेता मीर यार बलोच ने S जयशंकर को ओपन लेटर लिखा और पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने की मांग की। मुनीर की साजिश का एंड, बलूचिस्तान की फाइनल जंग, जिन्ना लैंड में अपनों का कत्लेआम, हिंदुस्तान को बलूचों का पैगाम। जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो आवाम बागी हो जाती है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के चंगुल में फंसे बलूचिस्तान में। नए साल में बलूचिस्तान की तरफ से जो पैगाम आया है उसने मुनीर और शहबाज ब्रिगेड के होश उड़ा दिए हैं।
बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने के लिए लड़ रहे मीर यार बलूच ने बड़ा ऐलान किया है। मीर यार का कहना है कि अब बलूचिस्तान अपनी अलग आर्मी बनाएगा। मीर यार ने नए साल के मौके पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि बलूचिस्तान 5 लाख सैनिकों की आर्मी तैयार करेगा। इसके साथ ही बलूच नेवी, बलूच एयरफोर्स और आतंकवाद विरोधी बल भी होंगे। एक देश के तौर पर दुनिया भर में बलूचिस्तान के दूतावास भी बनाए जाएंगे। मीर यार ने इसे नए साल यानी 2026 के लिए बलूचिस्तान की आजादी के दीवानों का सपना बताया है। पाकिस्तान की ज्यादतियों से आजिज आ चुके बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा भारत और भारत की कूटनीति पर है। यही वजह है कि बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को एक खुला पत्र लिखा है। मीर यार बलोच ने पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने के आह्वान के साथ लिखा कि बलूचिस्तान के लोग पिछले 79 वर्षों से पाकिस्तान के सरकारी कब्जे, सरकारी प्रायोजित आतंकवाद और मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को झेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस गंभीर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका जाए और हमारे राष्ट्र के लिए स्थायी शांति और संप्रभुता सुनिश्चित की जाए। पाकिस्तान की ताकत को अपनी बपौती समझ चुके आतंकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लगता है कि देश का भविष्य बलूचिस्तान की जमीन के नीचे दब है। और यही वजह है कि मुनीर बंदूक और बारूद के दम पर बलूचिस्तान को छावनी बनाने का सपना पाल रहा है। दरअसल बलूचिस्तान में मौजूद रेकोदिक खदान में करीब 12.2 मिलियन टन तांबा और 20 मिलियन औंस से ज्यादा सोने का भंडार मौजूद है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में लोहा, क्रोमाइट, सीसा, जिंक, निकल, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम जैसे खनिज भी बड़ी मात्रा में मौजूद है। वहीं बलूचिस्तान में रेयर मेटल्स जैसे नियोडीमियम, डिस्प्रोशियम, इट्रियम, यूरेनियम और थोरियम के भी होने की संभावना है। अब तक पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में चीन की नजर थी, लेकिन अमेरिका के सामने दंडवत हो चुका मुनीर ट्रंप के कारिंदों के साथ भी बलूचिस्तान का सौदा कराया है और मकसद है सिर्फ अपनी जेब गर्म करना। मुनीर की ऐसी साजिशों के खिलाफ अब पूरा बलूचिस्तान बंदूक उठा चुका है। राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण, सैन्य दमन, अपनी जमीन में मौजूद खजाने पर विदेशी ताकतों का कंट्रोल, ये वो अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बलोचों का गुस्सा क्रांति में बदल चुका है। और नए साल पर बलूच नेता का ये ऐलान मुनीर की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बांग्लादेश की, क्योंकि आज की तारीख में बांग्लादेश की सिर्फ एक सच्चाई है। वो सच्चाई है नफरत और कट्टरपंथ का कॉकटेल और हिंदुओं के खिलाफ खूनी साजिश। यूनुस के राज में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कट्टरपंथी सड़कों पर हैं, खुलेआम सड़कों पर। हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है और पूरा सिस्टम बांग्लादेश का मानो अंधा हो चुका है, बहरा हो चुका है, गूंगा हो चुका है। हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, कब जागेगी यूनुस सरकार? बांग्लादेश का रक्त रंजित काल, होगा पाकिस्तान जैसा बुरा हाल। यूनुस राज में पहले हादी को हथियार बनाकर हिंदुओं को टारगेट किया गया और अब हादी को मारकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थम नहीं रहे। मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदुओं को कभी मारा जा रहा है, कभी जलाया जा रहा है, कभी लूटा जा रहा है। हिंदू परिवारों, घरों, मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन न पुलिस प्रशासन इन जिहादियों को रोकने के लिए कोई एक्शन ले रही है और न ही यूनुस सरकार को इससे कोई फर्क पड़ता दिख रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग का तमाशा दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में अब जिस एक और हिंदू को जान से मारने की कोशिश की गई, उसका नाम है खोकोन चंद्र दास। शरीयतपुर इलाके में खोकोन चंद्र नाम के एक हिंदू व्यापारी को भीड़ ने घेर लिया। पहले उन्हें बेरहमी से पीटा गया, चाकू से कई वार किए गए। इसके बाद पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश हुई। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल वाली आग से जल रहे खोकोन चंद्र दास ने खुद को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई। मुनीर और यूनुस की जोड़ी ने बांग्लादेश में कट्टरपंथ का जहर इस कदर घोल दिया है कि बांग्लादेश के सड़कों पर कट्टरपंथी आतंक का घिनौना खेल खेल रहे हैं। और इस हिंदू विरोधी एजेंडे को यूनुस सरकार का पूरा सपोर्ट है और इसकी तस्दीक कर रहा है बांग्लादेश में नए साल 2026 का हॉलिडे कैलेंडर, जिसके तहत अब बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस लिस्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं को सरस्वती पूजा पर छुट्टी नहीं मिलेगी, बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी रद्द कर दी गई है, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी गई है, महालया पर मिलने वाली छुट्टी अब नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि कट्टरपंथी सरकार ने ऑफिशियल छुट्टियों की लिस्ट में कहीं भी भाषा शहीद दिवस के लिए छुट्टी नहीं रखी है। यानी जिस बुनियाद पर पूर्वी पाकिस्तान आजाद बांग्लादेश बना, अब उन्हीं शहीदों की यादों को कट्टरपंथी सरकार मिटाने की साजिश कर रही है और बांग्लादेश के हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। यूनुस राज में हिंदुओं के साथ साथ हिंदू अस्मिता भी सुहा हो रही है। बांग्लादेश में उदीची जैसे सांस्कृतिक ठिकाने पर उपद्रवियों ने तबाही मचाई,
वहीं ढाका में मौजूद रविंद्रनाथ संगीत और साहित्य सेंटर छायानट को भी अपनी जहरीली साजिश का शिकार बनाकर तहस नहस कर दिया था। बांग्लादेश में बेलगाम हो गए हैं कट्टरपंथी। हिंदुओं के नाम पर क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या महिलाएं, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। बांग्लादेश के कोने कोने से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें एक बार फिर पूरी दुनिया को डरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात एक और मुस्लिम देश की, देश है ईरान। पिछले 4 दिनों से वहां जो विरोध हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, वो ईरान के अंदर विद्रोह अब हिंसक रूप ले चुका है। आंदोलनकारी खास तौर से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत की दुआएं मांग रहे हैं। आज की तारीख में ईरान के 21 शहरों में विरोध प्रदर्शन ऐसा कि बेलगाम। लोग सेना और सुरक्षा कर्मियों से भिड़ रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि डेथ टू डिक्टेटर यानी तानाशाह की मौत के नारे लग रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और जानलेवा नारेबाजी। ये नारेबाजी बताती है ईरान में 28 दिसंबर से भड़का जन विद्रोह हर साल में खामेनेई के खून का प्यासा हो चुका है। लेकिन हिंसक प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच खामेनेई का एक खेल ऐसा भी है जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के होश उड़ा रखे हैं। वर्ल्ड मीडिया की अपुष्ट खबरें बताती हैं कि ईरान में विद्रोह की चिंगारी CIA की भड़काई हुई है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे अमेरिकी एक्सपर्ट तक हैरान है। ईरान में खूनी विद्रोह के बीच कैसे तेज हुआ परमाणु प्लान। खामेनेई के परमाणु प्लान पर जो बड़ा सुराग ट्रंप प्रशासन को मिला है, उसकी डिटेल हम आपको रिपोर्ट में आगे बताएंगे। अभी देखिए वो मंजर जिसमें साफ दिखता है खामेनेई की चरमपंथी सत्ता लोग उखाड़ फेंकने पर आमादा है। राजधानी तेहरान से शुरू हुए इस बगावती आक्रोश का असर इस्फहान, यज़्द, कोहदस्त, जंजन और फासा समेत कई दूसरे शहरों तक जा पहुंचा है। फासा से लेकर कोहदस्त और मारवदस्त तक ईरान का शहर शहर जल उठा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की चिंगारी ईरान के 21 शहरों तक भड़क चुकी है। बताया जा रहा है कि ईरान की एलीट स्पेशल ऑप्स पुलिस की टीम भी लोगों के आक्रोश के आगे नाकाम हो चुकी है। हालात पर काबू करने उतरी ईरान की एलीट फोर्स के हौसले सड़कों पर उमड़ी भीड़ के आगे पस्त होते दिख रहे हैं। डेल्फान इलाके में तो प्रदर्शनकारियों ने एक सेना की गाड़ी में आग लगा दी। मारवदस्त में तो इतने ज्यादा लोग थे कि सेना उन्हें संभाल भी नहीं पाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी झड़प देखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों का गुस्सा ईरान में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट की वजह से भड़का है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जो प्रदर्शन पहले सिर्फ आर्थिक मांगों में सुधार तक सीमित थे, अब वे सीधे सत्ता बदलने की मांग में तब्दील हो गया है। प्रदर्शनकारी अपने नारों और तख्तियों में विरोध जता रहे हैं। उसके मुताबिक इस्लामिक कायदे कानूनों की सख्ती हद से ज्यादा हो चुकी है। ईरान की जनता इस्लामिक रिपब्लिक से तंग हो चुकी है। सरकार का ध्यान युद्ध पर, महंगाई बेरोजगारी बढ़ चुकी है। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। खाद्य पदार्थों की कीमतें 72% और कुल महंगाई 42% के पार है। इसी अनदेखी का नतीजा है कि इतना व्यापक जन विद्रोह भड़का है। ऐसी क्रांति जो खामेनेई शासन के लिए गंभीर संकट बन चुका है। 2026 की जनवरी लेकर आने वाली है खलीफा की सत्ता के अंत का पैगाम। ईरान का इतिहास बताता है कि 1970 के दशक की इस्लामिक क्रांति से लेकर 1990 के दशक में कई छात्र आंदोलन और 21वीं सदी के तमाम खामेनेई विरोधी आंदोलन दिसंबर से फरवरी तक ही चरम पर पहुंचे। इस बार आसार वही दिख रहे हैं। ईरान में खामेनेई विरोधी आंदोलन को अमेरिका ने फुल सपोर्ट दिया है, लेकिन खामेनेई का नया खेल खुद अमेरिका के लिए भी चौंकाने वाला है। ईरान के इस नए एटॉमिक प्लान का खुलासा ईरानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। मंत्रालय के एक्सपोर्ट सेंटर मिंडेक्स के मुताबिक ईरान क्रिप्टो करेंसी के जरिए एडवांस वेपन्स का सौदा कर सकता है। मिंडेक्स के एक्सपोर्ट लिस्ट में एमाद बैलिस्टिक मिसाइलें, शाहेद ड्रोन, शहीद सुलेमानी क्लास युद्धपोत और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। ईरान न सिर्फ डिजिटल करेंसी में हथियार बेचने की तैयारी में है, बल्कि इसी तर्ज पर परमाणु संयंत्रों के लिए भी साजो सामान खरीदने की तैयारी में है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग ईरान को ब्रिक्स देशों और अन्य सहयोगियों के साथ व्यापार आसान बनाने में सहायक हो सकता है। डिजिटल करेंसी के जरिए ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बीच सौदेबाजी से रोकना मुश्किल है। लेकिन ईरान का यह नया दांव तभी कारगर होगा जब खामेनेई की सत्ता बचेगी। अब की बार के विद्रोह में इसके आसार तो कतई नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैसे ही कट्टरपंथी डॉक्टर की तलाश योगी फोर्स को भी। ये डॉक्टर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोपी है। हम बात कर रहे हैं KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रमीज मलिक।
रमीज मलिक, जिस पर महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर धर्मांतरण कराने का दबाव बनाने का आरोप है। इस शख्स का नाम है रमीज मलिक, जो कई दिन से फरार है। योगी फोर्स रमीज की तलाश में दबिश दे रही है। रमीज मलिक लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में डॉक्टर है। इस पर यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगे हैं। कब तक भागेगा रमीज मलिक? गैर जमानती वारंट जारी। जिला अदालत ने पुलिस की अर्जी पर आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अगर रमीज जल्द गिरफ्तार नहीं होता तो पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। वहीं रमीज मलिक की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। तीनों टीमें उसके रिश्तेदारों के ठिकानों उत्तराखंड, बरेली और सुल्तानपुर में दबिश देने के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा पीड़ित महिला डॉक्टर ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवा दिया है। इस बीच खबर यह भी है, आरोपी रमीज लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और यही वजह है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा। वहीं डॉक्टरों की कमेटी यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथ से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रही है। बंद आ रहा है, घर पे उसकी कोई है नहीं और हम लोग बार बार उनके घर सब लोगों को फोन कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा है। अब तो जब पुलिस के सामने नहीं आ रहा तो हमारे सामने क्या आएगा। लेकिन अब पुलिस ने सख्त रूप लेते हुए उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट प्राप्त कर लिया है और अगर 1-2 दिन में इसके बाद भी टीमें सब जगह दबिश दे रहे नहीं होगी।